औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौजू ज़ेर बहस कानून लिमिटेशन एक्ट है 1908, कानून मियाद। आप लोग बेहतर जानते हैं ये क्रश कोर्स सब्जेक्ट है। किसी हद तक उजलत का मुजाहरा किया गया है कि इसे आप लोगों के सामने पेश किया जाए, कलील वक्त में हम ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ सुन लें कि इस कानून का मकसद क्या है, किस पर लागू होता है, कौन लागू करता है। आप लोग बेहतर जानते हैं कि सिविल सूट्स हो गए, दीवानी दावाजात, अपील हो गई, रिवीजन हो गई या दीगर मुख्तलिफ दरख्वास्तें हो गई, एप्लीकेशंस, पेटिशंस, उन पर ये लागू होता है। मकसद ये है कि कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है उसको विद इन टाइम अदालत में आना चाहिए अपना हक हासिल करने के लिए। ये एक स्टेट पॉलिसी है और होनी भी चाहिए ताकि एक चीज़ का एक सेटअप हो, सिस्टम हो, एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। थोड़ी सी गुजारिश कुछ इस तरह करूँगा क्रॉस रेफरेंस के तौर पर। जैसे हमारा एक है दीवानी कानून का डॉक्ट्रिन, असूल, रेस जुडिकाटा, वो भी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ताबे किसी हद तक आता है कि हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होना चाहिए, वक्त होना चाहिए हर मामले का। तो इसी तनाजुर में ये कानून भी हमें यही बात ही करता है कि अगर आपने अदालत से इंसाफ लेना है तो आपको टाइम पर आना चाहिए और अदालत ने आपकी जो कोई भी दीगर दाद रसी करनी है उसके लिए भी आप अदालत में ही आ जाएं वक्त पर। बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये सब्जेक्ट। अगर फ्री कैन वक्त को गुजार दें, लिमिटेशन पीरियड के बाद आ जाएं, तो उनको हासिल हक भी नहीं मिलता या उनका जो हक बनता है बामुताबिक कानून, वो उस हासिल हक से हाथ धो बैठते हैं। अब हम आते हैं इसके थोड़ा सा आगे, मुख्तलिफ इसके सेक्शन वगैरह देखते हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला सेक्शन 1 से 16 तक पढ़ेंगे। इस कानून के जो दफ़ात हैं, इसमें आपको गुजारिश कर रहा था शुरू में। अब इसके आप लोग देख लें, इसके प्रेम्बल पे हम आ जाते हैं। इसका मकसद क्या है? वही जो आपको बताया, लिमिटेशन ऑफ सूट्स है, अपील है और दीगर दरख्वास्तें हो गई जिसमें हमारी रिवीजन पेटिशन भी बेसिकली एप्लीकेशन ही होती है। रिव्यू को सब्सटेंटिव लॉ खुद भी डील करते हैं और इसमें आप इसका तज़करा भी देखेंगे। इसके साथ ही हमारे ईज़मेंट राइट्स को भी ये मज़मून डिस्कस करता है, कानून हक़ असैश को। पार्ट 1 में आ जाएं। ये है शुरू में हमारा डेफिनेशन पोर्शन, तारीफ़ें दी गई हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बॉन्ड, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके मुताबिक ये तारीफ़ें दी गई हैं। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, अब इसमें डिफेंडेंट को डिफ़ाइन किया गया है, गुड फेथ को। ये रूटीन की हैं डेफिनेशंस, जैसे ये
CPC वगैरह में दी गई हैं। प्रोमाइजरी नोट, सूट, मॉर्टगेज, ट्रस्टी। अब हम पार्ट 2 पर आ जाते हैं कि लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस। एक एक सेक्शन अपनी अहमियत खुद रखता है। सेक्शन 3 डील करता है डिसमिसल ऑफ सूट एट्सेट्रा। दफ़ा 3 के बारे में ये आप समझ लें कि कोई भी शख्स अगर दावा दायर करता है मुहैया किए गए लिमिटेशन पीरियड के बाद, तो उसका सूट है, अपील है या कोई भी दरख्वास्त है, वो खारिज कर दी जाएगी। लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 25 दफ़ा 4 ता 25 को मद्देनज़र रखते हुए। अब पूरे लिमिटेशन एक्ट को हमें समझने के लिए इन तमाम सेक्शंस को अच्छे तरीके से समझना और देखना होगा कि ये सेक्शंस क्या कहते हैं। एक्सप्लेनेशन को देख लें। कोई दावा दायर हो गया इन ऑर्डिनरी केसेस और वो प्रॉपर ऑफिसर के सामने कोई भी दरख्वास्त है व्हाट्सएवर आपकी ग्रीवियंस है, उसे आप डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में किसी ऑफिसर के सामने पेश करते हैं। जैसे ये पापर की दरख्वास्त हो गई, मुफलिस इंसान, गरीब आदमी जो कोर्ट फीस पे नहीं कर सकता, उसके बारे में बताया गया है। व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पापर इज मेड एंड इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी। अब ये सूरत हाल बताई गई है। व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पापर इज मेड, जब उसने दरख्वास्त दे दी। कंपनी के बारे में भी यही है कि जब उनके नोटिस में आ गया। सेक्शन 4 ये आप लोग देख लें। बार बार गुजारिश यही कर रहा हूँ कि एक एक सेक्शन इसका बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सेक्शन 4 कहते हैं वेयर कोर्ट इज़ क्लोज्ड व्हेन पीरियड एक्सपायर्स। मिसाल दे रहे हैं आप लोगों को। अक्सर अदालत की छुट्टियां आ जाती हैं दिसंबर और अगस्त के महीने में, कोर्ट्स क्लोज्ड होती हैं या गस्टेड हॉलीडे आ गई। उस तनाजुर में आप लोग इस चीज़ को देख लें। वेयर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। जब अदालत बंद है और पीरियड ऑफ लिमिटेशन ख़त्म हो रहा है, द सूट, अपील और एप्लीकेशन में बी इंस्टीट्यूटेड। कब? जब अदालत दोबारा खुलेगी। जैसे आप लोगों को बताया कि छुट्टियां वगैरह आ जाती हैं, उन हालात में जब अदालत ओपन होती है, फिर उसके बाद दरख्वास्त वगैरह दी जा सकती है। अब ये सेक्शन 4 से ऑनवर्ड जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे इसी चीज़ को ही बयान कर रहे हैं कि कौन कौन से हालात व वाक़यात हैं जिनकी वजह से आपका हक ज़ाय या ख़त्म नहीं होगा। अब सेक्शन 5 को देख लें। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टन केस, एनी अपील और एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और रिव्यू ऑफ जजमेंट और फॉर लीव टू अपील अदर एप्लीकेशन, जहाँ इस सेक्शन का अतलाक होता है। कब? क्या हालात हैं? जब एप्लीकांट, प्लेंटिफ कह सकते हैं, एपीलांट कह सकते हैं, वो ये कहता है कि जी सफिशेंट काज की वजह से वो अपील नहीं कर सका या दावा दायर नहीं कर सके। काफ़ी सारे हालात आते रहते हैं। आप ये
कोरोना का टाइम पीरियड देख लें बीमारी का, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत करे, हर जगह ज़लज़ला आ जाता है, तूफ़ान आ जाते हैं, फ्लड आ जाता है, पूरा सिस्टम है इंसानी जाम हो जाता है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। कैसे? आम हालात में मामलात ज़िंदगी चलते ही नहीं हैं। उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई शख्स वक्त पर अदालत नहीं पहुंच सका तो ये उसकी सफिशेंट काज है। लेकिन ये जो फैक्चुअल सरकमस्टांसेस होते हैं उनकी नज़र में, रोशनी में और उन मखसूस हालात को देखकर सफिशेंट काज का तयन किया जाता है। हमें किसी हद तक याद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी स्पेशल हुक्म जारी किया था कि कोरोना वगैरह के दिनों में स्पेशल रिलीफ दिया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है और नीचे दीगर अदालतें थीं, उनमें भी इस तरह के काफ़ी मामलात चल रहे थे। अब छोटी सी मिसाल समझ लेना, एक शख्स है जिसे जो जेल में बंद है, उसे सज़ा हुई है, कोरोना की वजह से जेल से कैदियों को आना जाना रोक दिया गया। मिसाल दे रहे हैं आप लोगों को, अगर उसका कोई लिमिटेशन पीरियड का मामला है तो बज़ाहिर हम ये शायद कह सकते हैं कि उसकी ये सफिशेंट काज बनती है। फिर एक्सप्लेनेशन में आप देख लें कि अगर किसी शख्स को हक हासिल है लेकिन वो मिसलेड हो गया ऑर्डर प्रैक्टिस जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट की वजह से, तो ये भी उसकी एक मुनासिब वजह हो सकती है। अब सेक्शन 6 पर आ जाएं, लीगल डिसेबिलिटी। वी आर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और प्रोसीडिंग और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। वही बात कि आपको कोई हक हासिल है अपील का, रिवीजन वगैरह का या दरख्वास्त अजरा दायर करने का, लेकिन वो शख्स इंसान है, मखबूतुल हवास, कमसिन है, बालिग नहीं है या दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसे कानून ने ये हक दिया है कि जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा, अगर नाबालिग है वो बालिग हो जाए और दीगर अमराज का लाहक है, बीमारी है उस शख्स को, तो जब तक वो बीमारी ठीक नहीं हो जाती उस वक्त तक उसे वो हक हासिल है। जब वो ठीक होगा उसके बाद वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर सकता है। अब ये सेक्शन 48 CPC की मिसाल दी गई है। बड़ा ये एक बेहतरीन बर्निंग इशू है, हर दौर में बहुत ज़्यादा लोग मिसलीड हो जाते हैं, मिसलेड के पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होना चाहिए, और ख़ासकर सेकंड एप्लीकेशन देने के लिए फ्रेश। एक तो वो हो गई ना जो पहले अजरा की दरख्वास्त थी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, अगर जजमेंट इंजंक्शन की नहीं है तो। बहुत गौर से सुन लें इस पॉइंट को। थोड़े से ब्रीफ फैक्ट्स बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया कोई दावा डिग्री हुआ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है या कोई भी है। अब एग्जीक्यूशन पिटीशन अदालत में देनी होती है जिस अदालत ने दावा डिग्री किया है। लिमिटेशन पीरियड को आप देख लें, जहाँ प्रोवाइड है या जहाँ नहीं है। अगर लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है तो 3 साल का वक्त होता है दरख्वास्त अजरा के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री। एक शख्स ने जो कि डिग्री होल्डर है, उसने दरख्वास्त विद इन टाइम दे दी, 3 साल के अंदर अंदर उसका अजरा चल पड़ा। उसके बाद फ़र्ज़ किया उसकी दरख्वास्त खारिज हो जाती है, डिसमिसल फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, तो उस शख्स को चाहिए कि वो सेकंड फ्रेश एप्लीकेशन विद इन 6 years ऑफ द डेट ऑफ
जजमेंट और डिक्री लाजमी अदालत में पेश कर दे, ना कि उस तारीख से जब उसकी दरख्वास्त अजरा खारिज हुई। इस बात को 2 दफ़ा सुन लीजिएगा, तफसील के साथ बयान किया है। हाँ, जहाँ अजरा में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में उसे मुनासिब फ़ायदा नहीं मिल रहा, कैसे? जजमेंट डेटर पाकिस्तान से बाहर है, लापता है, जहाँ इस शख्स की कोई गलती कोताही नहीं है, फिर इसे बेनिफिट मिल सकता है। वो फिर टाइम और होगा। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला कभी किसी और वक्त आप लोगों को लेक्चर देंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी बात है, काफ़ी इसमें बातें आती हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये वही आ गई डिसेबिलिटी के बारे में कि अगर पहले एक डिसेबिलिटी है उसके बाद दूसरी हो गई, तो जब तक सारी डिसेबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी उस वक्त तक उसके पास हक रहेगा, उसके वर्सा को भी ये हक हासिल है। ये सारी बातें बताई गई हैं। अब सेक्शन 7 कहता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और एप्लीकांट्स। जहाँ एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स वगैरह हैं, एप्लीकांट्स हैं, तो वो क्या करेंगे? अब गुजारिश सुन लें। जहाँ डिसेबल शख्स का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट है, जहाँ एक प्रूडेंट माइंड मैन ये समझता है कि इस शख्स का सारा फ़ायदा ही है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इस शख्स का फ़ायदा नहीं है या और चीज़ें हैं, फिर लिमिटेशन पीरियड में जब तक वो डिसेबल शख्स दुरुस्त नहीं हो जाता उस वक्त तक उसे ये हक हासिल रहेगा। स्पेशल एक्सेप्शंस इसमें आ गई हैं प्रीएम्पशन के बारे में, कि इसमें जब डिसेबल शख्स ठीक हो जाएगा तो वो 3 साल के अंदर अंदर दावा दायर कर सकता है। ये बात है तकरीबन। अब सेक्शन 9 कहता है कि कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, जब एक दफ़ा वक्त शुरू हो जाता है तो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी इसको ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इंतहाई अहम सेक्शन है, इसको मद्देनज़र रखिएगा। अब सेक्शन 10 है, जहाँ एक्सप्रेस ट्रस्टीज़ वगैरह हों उनको कानून ने प्रोटेक्शन दी है, उनके ख़िलाफ़ लिमिटेशन पीरियड का मसला नहीं होगा। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी यही बात की गई है। अगर पाकिस्तान से बाहर कोई मुआहदा जात वगैरह हुए हैं और दावा पाकिस्तानी अदालत में दायर होता है तो फॉरेन लॉ की वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और बात, अगर जो रूल हैं फॉरेन लॉ के, अगर वो इस मुआहदे को ख़त्म कर रहे हैं और पार्टीज़ रिहायशी भी किसी और मुल्कों की हैं, फिर सूरत हाल और बन जाती है। अब ये सेक्शन 12 है कि पीरियड गिना कैसे जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बहुत अहम चीज़ है कि जब भी सूट फाइल करना है, अपील दायर करनी है, ये वक्त हम कैसे गिनेंगे। इसमें आप देख लें सेक्शन 12 कि जिस दिन से गिनती शुमार करनी है वो दिन निकाल देंगे। और दूसरे में बताया गया है कि अपील है या एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील है, रिव्यू ऑफ जजमेंट की है। जिस दिन ये फैसला किया अदालत ने कि रिव्यू ऑफ जजमेंट या लीव टू अपील आप कर रहे हैं नीचे वाली अदालत के ख़िलाफ़, जिस दिन फैसला हुआ वो दिन भी ख़त्म कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में। और जो कापियाँ लेने में सर्टिफाइड कापीज़ जो अदालत से लेते हैं वो वक्त भी
निकाल लेंगे, माइनस हो जाएगा। ये इसमें आ जाएंगी चीज़ें। और नेक्स्ट आप लोग देख लें, कोई अवार्ड है उसमें भी आपने कापीज़ वगैरह अभी देख लें ना, जितना आपको वक्त लगा कापियाँ लेने में वो एक्सक्लूड हो जाएगा, बशर्ते कि कापियाँ का जो आपको कापी ब्रांच ने हिदायत दी है ना कि आप फ़लाँ तारीख को आ जाएं, आपने पहुंचना है उस तारीख को। अब ये नहीं कि आप घर बैठे रहें 2 माह बाद पहुंच जाएं तो आप कहें कि जी 2 माह का पीरियड है, ये भी नहीं है मुनासिब। उसके बाद ये सारे आसान ही हैं, कई दफ़ा पहले आप लोगों को बताए हुए हैं। अब सेक्शन 13 हमारा कहता है कि अगर डिफेंडेंट अब्सेंट है पाकिस्तान से तो वो पीरियड भी ख़त्म कर दिया जाएगा पाकिस्तान की हदूद से जब वो बाहर है। तो नहीं हो सकता ना, प्लेंटिफ क्या करे या एपीलांट क्या करे। 14 कहता है कि अगर दीगर अदालत में जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके अलावा प्लेंटिफ एपीलांट ने वहाँ वक्त गुजारा या लीगल प्रोसीडिंग्स में लेकिन नेक नियति के साथ, तो वो वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें फिर असूल बताए गए हैं, डिलीजेंस ये वो है सब कुछ। अब ये अगर कार्रवाई सस्पेंड हो गई है, मिसाल दे रहे हैं आप लोगों को, ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया, इंटरलोकेटरी आर्डर है व्हाट्सएवर कोई भी है, अपील में या रिवीजन में प्रोसीडिंग्स नीचे स्टे हो गई हैं, वो पीरियड भी निकाल लिया जाएगा। और 16 है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स टू सेट असाइड एग्जीक्यूशन सेल आर पेंडिंग। अगर कार्रवाई अजरा की इससे मुतलका कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह पेंडिंग हैं, पढ़ लें गौर से। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सूट फॉर पोजेशन बाई अ परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सिक्यूटेड। अगर अदालत ने कार्रवाई कोई भी रोक ली है किसी ऑनरेबल कोर्ट ने अजरा वगैरह के दौरान, वो टाइम भी मैनेज कर दिया जाएगा। तो आज इस तरीके से ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह 16 सेक्शन वगैरह पढ़ लिए हैं। आज टेस्ट भी आप लोगों को भेज देंगे, तो कोई सवालात वगैरह हों तो बता दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी व नासिर हो। इस गुजारिश के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।